बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। नहीं सावित्री, नहीं नहीं, मैं राजू को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। मैं अभी इसे कंधों पर बिठा लेता हूँ। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। आसमान पर बादल छा रहे थे। बारिश का मौसम आने को था। हवा में हल्की हल्की ठंडक घुल चुकी थी और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट धीरे धीरे पास आती महसूस हो रही थी। लेकिन इस बदलते मौसम के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो बारिश की पहली बूंद गिरने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह था मूलचंद। मूलचंद को बारिश का मौसम बेहद पसंद था। उसके लिए यह मौसम सिर्फ ठंडी हवा, गरम चाय पकौड़ी और खिड़की से गिरती हुई बूंदों को देखने का आनंद था। उसे कभी कीचड़ में चलने की तकलीफ नहीं हुई थी, न ही भीगते हुए छत टपकने की चिंता सताती थी। वो एक धनी व्यक्ति था। बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, हर सुविधा उसके पास मौजूद थी। बारिश उसके लिए कभी मुसीबत नहीं बनी, इसलिए उसे इसका असली संघर्ष कभी समझ नहीं आया। अरे सावित्री, बारिश का मौसम आने वाला है और तुम्हें तो पता है ना मुझे कितना पसंद है, तो पकौड़े और नमकीन का पूरा सामान पहले ही भरवा लेना। जी जी पतिदेव, मैंने सब इंतजाम पहले ही कर लिया है। मुझे पता है आपको वर्षा कितनी पसंद है। उधर गांव में कई घर ऐसे भी थे जिन्हें बारिश के मौसम के आने की खुशी नहीं बल्कि चिंता लग जाती थी। देखिए जी, बारिश का मौसम तो अब बस लगने ही वाला है। बादलों का अंधेरा छा गया है और ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। अब तो कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। हाँ सुमित्रा, आज मौसम तो बड़ा सुहाना लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा, आसमान में बादल। पर हमारे लिए क्या सुहाना मौसम जी। बारिश जब शुरू होती है तो जमींदारों और धनी लोगों के लिए तो खुशियां लेकर आती है, हरियाली, फसलें, ठंडक। लेकिन हमारे जैसे गरीबों के लिए, हमारे लिए तो बस चिंता, परेशानी और दुख लेकर आती है। पर क्या करें सुमित्रा, जैसा जिसका नसीब। तू ही बता, इस साल तो हमारी हालत ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाए, वही बहुत है। नहीं जी, इस बार हम नसीब के भरोसे नहीं बैठेंगे। आपने पिछले साल की बारिश में खुद कहा था कि अगली बार की बारिश की तैयारी हम पहले से कर लेंगे। याद है आपको कितनी मुसीबतें झेली थी हमने। हमारे घर की छत की हालत तो ऐसी है कि धूप भी सीधे अंदर आती है इन छेदों से। और जब बारिश हुई थी, कितना पानी गिरा था हमारे घर के अंदर। कई बार तो तेज बारिश में पूरा घर पानी से भर गया था। तो इस बार छत की मरम्मत तो आप करवाएंगे ही, और साथ में एक पलंग की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अरे सुमित्रा, अब क्या बताऊं तुझे। इस बार सेठ जी की फसल आधे से ज्यादा खराब हो गई है और वो इसका जिम्मेदार मुझे ही ठहरा रहे हैं। कहते हैं कि उनका नुकसान मेरी तनख्वाह से वसूल करेंगे। अब तू ही सोच, जो थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती थी अब उससे भी कटौती कर देंगे। जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा देंगे उसी में गुजारा करना पड़ेगा हमें। क्या बात हुई जी? खेत उनके, बीज उनके, खाद उनका, तो फसल अच्छी हो या बर्बाद हो वो उनकी किस्मत। लेकिन हमारी गलती कहाँ से हुई जी? हम तो बस अपने सर के ऊपर एक छत और एक सूखी जगह मांग रहे हैं, ताकि इस बरसात में हमारे बच्चे कम से कम भीगें तो नहीं। अब क्या करें सुमित्रा, वो मालिक हैं और हम सिर्फ उनके नौकर। हम चाहें भी तो क्या कर सकते हैं? बस ये आसमान देख सकते हैं और ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि अगली बार कुछ बेहतर हो। इसी तरह गरीब घरों में बारिश के आने से पहले यही बातें चल रही थी। हर घर में एक बेचैनी,
एक डर, एक लाचारी। किसी के पास नया तिरपाल नहीं, किसी के पास मरम्मत कराने के लिए पैसे नहीं। हर कोई आसमान की ओर देख रहा था। उधर मूलचंद तो बड़ा ही खुश था, क्योंकि उसे तो विरासत में अमीरी मिली थी। न कभी उसके बाप दादा ने गरीबी देखी, न कभी खुद उसने, इसलिए वो कभी गरीबों का दर्द समझ ही नहीं सका। उसे क्या पता कि बारिश सिर्फ ठंडी हवा नहीं लाती, वो कभी कभी छीन भी लेती है किसी की छत, किसी की रोटी, किसी की नींद और किसी का हौसला भी। अरे सावित्री, देखो तो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। यह ठंडी हवाएं और यह मिट्टी की सुगंध, आहा, जैसे स्वर्ग। बारिश के मौसम की तो बात ही अलग होती है। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनवाकर बालकनी में ले आओ। मैं चाय पकौड़े खाते खाते सुहानी वर्षा का आनंद लेना चाहता हूँ। ठीक है जी, आप बालकनी में बैठिए, मैं अभी बनवा कर लाती हूँ। सुनो शांता, जल्दी से चाय पकोड़े तैयार करो। तुम्हारे सेठ जी बालकनी में इंतजार कर रहे हैं। जी मालकिन, अभी करती हूँ। थोड़ी देर बाद सेठ सेठानी चाय पकोड़े के साथ बारिश का मजा लेने लगे और उधर गांव में बारिश होने पर सारे बच्चे बारिश में नहा रहे थे। सब बच्चों को देखकर मनु भी अपनी माँ से बारिश में नहाने की जिद करने लगी। माँ, मुझे भी बारिश में नहाना है। देखो ना, सब बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कितना मजा आ रहा है उन्हें। नहीं बेटा, नहीं, बारिश में मत जा। जाने दो ना माँ, बस एक बार, बस एक बार। बेटा नहीं, बारिश में मत जा। अगर तुझे कुछ हो गया ना, तेरी तबीयत बिगड़ गई, तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि तेरे लिए दवा ला सकें। तेरे बुखार, तेरी खांसी के लिए भी हम दूसरों के आगे हाथ फैलाने की हालत में हैं। नहीं माँ, मैं बीमार नहीं होंगी, पक्का। मैं जल्दी आ जाऊंगी, थोड़ी देर ही रहूंगी बाहर। माँ देखो ना, सब हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं और मैं बस खिड़की से देखती रह जाऊं। जाने दो ना, मेरा बहुत मन है माँ। समझा कर बेटा। मुझे भी पानी में चलने दो ना, उस छोटे से तालाब में छप छप करने दो ना। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरेगी तो कितना मजा आएगा ना माँ। बस एक बार माँ, मुझे जाने दो ना, बस एक बार। मनु अपनी माँ से बारिश में नहाने की जिद करती रही और उसकी माँ अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे मना करती रही। आखिर में मनु रोकर घर में चली गई और उसकी माँ भी अपने दर्द को छुपाकर चुपचाप बैठी रही। शाम होते होते बारिश तेज हो चुकी थी। अब छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। आ गए आप जी। जरा देखिए तो घर की हालत, कहाँ तक ये पानी अंदर घुस रहा है। छत से टपक रहा है, दीवारें गीली हो गई हैं, फर्श पर कीचड़ है। आप कुछ करते क्यों नहीं जी? क्या करूं सुमित्रा, मैं गया था सेठ जी से बात करने, लेकिन उन्होंने एक फूटी कोड़ी ऊपर नहीं दी। मेरी आधी से ज्यादा मजदूरी तो अपने नुकसान की भरपाई में काट ली। अब तू ही बता, इतने पैसों में मैं अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करूं या घर की मरम्मत करवाऊं? ये कैसी दुविधा है जो हर साल बारिश के साथ लौट आती है और कभी खत्म नहीं होती। सुबह मेरी बिटिया बस थोड़ी सी बारिश में भीगने की जिद कर रही थी। उसकी आंखों में जो खुशी थी एक मासूम सी तमन्ना थी, पर मैंने नहीं जाने दिया। डर था कि बीमार हो जाएगी और फिर हम इलाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब देखो जी, जिस बारिश से उसे दूर रखा वो बारिश अब हमारे ही घर में घुस आई है। अब तो घर के अंदर भी सूखी जगह नहीं बची। क्या करें जी, कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? अजी, आप सेठ मूलचंद से क्यों कुछ मदद नहीं मांग लेते? वह तो इतने धनवान हैं, शायद हम पर कुछ तरस खा लें। अरे सुमित्रा, वह मूलचंद गरीबों को ही पसंद नहीं करता, तो वह हमारी क्या मदद करेगा?
अरे आप एक बार कोशिश तो कीजिए, शायद उनके दिल में कुछ रहम आ ही जाए। ठीक है सुमित्रा, तुम कहती हो तो जाऊंगा सुबह। चलो, अभी जैसे तैसे रात तो कटे। सुबह मनोज सेठ जी से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है। थोड़ी दूर चलने पर सेठ जी उसे रास्ते में ही दिखाई पड़ते हैं। वो थोड़ा चौंक जाता है और फिर झिझकते हुए सेठ जी के पास जाकर कहता है, अरे सेठ जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मैं आप ही के घर आ रहा था। क्यों भाई, भला तुम मेरे घर क्यों आने लगे? वो सेठ जी, आपसे थोड़ी सहायता चाहिए थी। इस बारिश के कारण हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। अगर आप कुछ मदद कर देते तो बड़ी कृपा होगी। अरे भाई, सुबह से 10 लोग आ चुके हैं, मदद कर दो, मदद कर दो। तुम्हारे हाथ पांव नहीं है क्या? कमाते हो तो बचाते क्यों नहीं? अब मेरे पास कुबेर का खजाना थोड़े ही है जो मैं यूं ही बांटता फिरूं। मनोज मायूस होकर वहां से वापस घर लौट गया और अपनी पत्नी को सेठ का कहा सब बता दिया। हाय ईश्वर, हमारी किस्मत में तो यही दुख सुना लिखा है। इस साल की बारिश तो पिछले साल की बारिश से भी ज्यादा मुश्किल गुजरने वाली है। उधर शाम को सेठ जी अपने घर लौटने लगे तो पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि वो अपने घर का रास्ता ही भूल गए और जंगल में निकल गए। और वो अपनी ही धुन में जंगल में चले ही जा रहे थे, तभी रास्ते में एक व्यक्ति उन्हें मिला। अरे भाई, तुम इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रहे हो? पता नहीं भाई, शायद मैं अपना घर ढूंढ रहा हूं। तो क्या तुम अपने घर का रास्ता ही भूल गए? हाँ भाई, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे अपने घर का रास्ता याद ही नहीं आ रहा है। वैसे भाई, तुम्हारे इस झोले में है क्या? तुम देखना चाहते हो मेरे झोले में क्या है? तो फिर देखो। जैसे ही मूलचंद उस झोले में झांककर देखता है, उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है। इतने सारे सोने के सिक्के? मैंने अपने जीवन में कभी इतना सारा सोना नहीं देखा। ये सारा सोना तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम चाहो तो। क्या ये सब मेरा हो सकता है? कैसे? जल्दी बताओ। क्या तुम ये सारा सोना मुझे दे दोगे? हाँ, अगर तुम अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ मुझे दे दो। क्या मुझे अपना सब कुछ देना पड़ेगा? लेकिन ठीक है, इतने सोने से तो मैं अपना सब कुछ 5 गुना कर सकता हूं। मुझे मंजूर है। तो चलो फिर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता दिखाता हूँ। ये सब जो भी हो रहा था, मूलचंद को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो इतना सारा सोना देखकर फूले नहीं समा रहा था। वो अनजान व्यक्ति और सेठ दोनों घर पहुंचते हैं। अब वो सेठ सोने से भरा झोला लेकर उसके बदले में अपना घर, अपनी जमीन और अपना सब कुछ उस अनजान व्यक्ति के हवाले करके अपने बीवी बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर वो उसी समय वो सोने का झोला लेकर शहर की ओर सुनार को बेचने के लिए निकल जाता है। सुनार की दुकान पर पहुंचकर जैसे ही वो अपना झोला खोलता है तो फिर से उसका मुंह खुला की खुला रह जाता है। सावित्री, ये क्या हो गया? मेरे झोले में तो सोने के सिक्के थे। ये तो 1-1 रुपए के सिक्के हैं। ये कैसे हो गया? उस व्यक्ति ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी जाकर उससे अपना घर और जमीन वापस लेता हूं। चलो सावित्री। मूलचंद जल्दी जल्दी अपने गांव होकर जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उस जगह पर उसका घर है ही नहीं। सावित्री, सावित्री, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, ये क्या हो रहा है? हमारा घर कहाँ गया? ये सिर्फ सपाट जमीन है। कल तक तो इसी जगह पर हमारा आलीशान घर था। अब कहाँ गया हमारा घर? हाँ जी, ये तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि घर खुद चलकर कहीं चला जाए। ये हो कैसे सकता है? अब हम क्या करेंगे सावित्री? हमारा घर, जमीन कुछ नजर नहीं आ रहा।
हमारे पास बस ये 1-1 रुपए की चिल्लर है। इससे क्या होगा? चलिए जी, इन पैसों से कोई छोटा मोटा मकान तो किराए से मिल ही जाएगा। देखिए, शाम होने वाली है और शायद बारिश भी होने वाली है। हमें जल्दी ही एक छत ढूंढनी होगी, वरना हमारा राजू भीग कर कहीं बीमार ना पड़ जाए। हाँ सावित्री, अब और कोई रास्ता भी नहीं है। चलो हम इन्हें गिनते हैं। अजी, ये सिक्के तो बस 250 रुपए निकले। इतने से पैसों में हमारा क्या होगा? भगवान, ये कैसे दिन आ गए हमारे। अब कैसे होगा गुजारा, कैसे जिएंगे हम? चलो सावित्री, 200 रुपए में कोई किराए का कमरा ले लेते हैं और 50 रुपए में 2-3 वक्त का खाना तो हो ही जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वे दोनों गांव में जगह जगह जाकर किराए का मकान ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी 200 रुपए में उन्हें किराए से मकान नहीं देता है। अरे भाई, कोई तो मकान होगा जो 200 रुपए किराए में मिल जाए। देख लो भाई, हो तो बहुत परेशानी में हूं। ठीक है भाई, एक मकान है जो 200 रुपये में मिल जाएगा पूरे महीने के लिए, लेकिन हालत खराब है भाई। दीवारें टूटी हुई हैं, छत से पानी टपकता है और दरवाजा तो जैसे बस नाम का है। अब आप ही देख लो, अगर आपको ये सब चलता हो तो बोलो, दिखा दूं? ठीक है भाई, चलेगा। फिलहाल इस बारिश में भीगने से तो बचेंगे। वो व्यक्ति उसे एक खंडर सा घर दिखा देता है। अजी, इस घर की हालत तो कितनी खराब हो रही है। इसमें हम कैसे रहेंगे भला? अब क्या करें सावित्री, अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अभी मजबूरन हमें इस घर में रहना ही पड़ेगा। बाद में देखते हैं क्या होता है। वे दोनों पति पत्नी उस घर में रहने लगते हैं। तब रात होते ही जोरों की बारिश होने लगती है। अरे जी, इस घर में तो बारिश की आवाज कितनी जोरों से आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है। हाँ सावित्री, हमारा तो पक्का मकान था, कभी हमने बारिश की इतनी डरावनी आवाज तो सुनी ही नहीं। थोड़ी ही देर में हर जगह घर में पानी टपकने लगता है। माँ, ये कैसा घर है? यहाँ पर तो सब जगह पानी गिर रहा है। मुझे अपने घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी, अपने घर वापस चलो ना। हाँ बेटा, हम अपने घर जरूर वापस जाएंगे। बस थोड़े दिन ये सब बर्दाश्त कर लो बेटा। अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हम फिर से अपने घर में होंगे बहुत जल्द। अपने बेटे को इस तरह रोते देख सावित्री और मूलचंद की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अरे जी, ये हमारे साथ क्या हो गया? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें ये सजा मिली? हाँ सावित्री, हमने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम बस थोड़ा शांति से काम लो। इतना सब कुछ होने के बाद भी मूलचंद की अकड़ अभी टूटी नहीं थी। वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। फिलहाल जैसे तैसे रात गुजरी। अगले दिन मूलचंद काम ढूंढने गया, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। बारिश की वजह से वह वापस मुंह लटकाए हुए घर आ गया। अरे जी, आप तो पूरे भीग गए हैं। हमारे पास तो अभी बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है। आप चूल्हे के पास बैठ जाइए, कपड़े सूख जाएंगे, कहीं आप बीमार न पड़ जाएं। क्या हुआ जी? आप बड़े ही चुप चुप लग रहे हैं। कुछ काम मिला या नहीं? मेरा दिल घबरा रहा है। कुछ तो बोलिए ना, कुछ तो कहिए। नहीं सावित्री, बारिश के कारण मुझे कोई काम ना मिला और किसी के खेत में मजदूरी मैं करूंगा नहीं। अरे जी, हमारे हालात अभी ऐसे नहीं है कि हम काम में छोटा या बड़ा देखें। जो भी काम मिले कर लेना जी, वरना कल हम खाने का इंतजाम कहाँ से करेंगे? ठीक है, देखता हूं। कर लाओ
अभी तो खाना दो। ये क्या खाना है? इतनी पतली दाल, ऐसा खाना कैसे खाया जाए? अब क्या करें जी, अच्छा पकाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, और ऊपर से दाल में थोड़ा छत से भी पानी गिर गया है, इसलिए और पतली हो गई है। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हमारे। कहाँ हम बारिश के मजे लेते हुए एक से एक पकवान पकोड़े खाते थे, और अब कहाँ यह पानी वाली दाल खानी पड़ रही है। सावित्री, तुम्हें तो पता है ना मुझे बारिश कितनी पसंद थी। मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था कि बारिश कभी बुरी भी लग सकती है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि जो बारिश हमारे लिए सुहाना मौसम और खुशियां लेकर आती थी, वही बारिश गरीबों के लिए इतने बुरे दिन भी ला सकती है। एक तो बारिश में काम धंधा बंद, और ऊपर से गरीबों के मकान की इतनी जर्जर हालत। हर बारिश में बेचारे गरीबों पर क्या बीतती है, मुझे तो अब पता चल रहा है। हाँ जी, जब भी बारिश के मौसम में कोई गरीब आपसे मदद मांगने आता था तो आप उन्हें डांट कर भगा देते थे। आपने कभी किसी गरीब की तकलीफ महसूस नहीं की, क्योंकि आपने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी। हाँ सावित्री, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे पहली बार गरीबी का एहसास दिलाया है, वह भी उस मौसम में जिसका मैं साल भर इंतजार करता था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किसी के लिए यह मौसम इतना दर्द भरा भी हो सकता है। अब मैं अपने किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं? अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब मैं क्या किसी की मदद करूं? मुझे खुद अब किसी की मदद की जरूरत है, लेकिन अब मैंने जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा। अब ज्यादा चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह से ही बारिश होने लग गई थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सावित्री, देखो आज तो सुबह से ही वर्षा हो रही है। मैं काम ढूंढने कैसे जाऊं? हाँ जी, पता नहीं अब क्या होगा। रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आज आप कुछ कमा कर नहीं लाए तो आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं सावित्री, मैं तुम दोनों को भूख नहीं सोने दूंगा। जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगा। अब दोनों पति पत्नी बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश बंद होने के बजाय और तेज हुए जा रही थी और दोनों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। सावित्री, लगता है यह बारिश तो नहीं रुकने वाली। मैं बारिश में ही बाहर जाता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर ही दे। नहीं जी, इतनी बारिश में आप नहीं जाओ बाहर। आप बीमार हो गए तो हमारा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा सावित्री, मैं अभी आता हूँ। मूलचंद तेज बारिश में ही घर से बाहर निकल गया। अब इतनी बारिश में उसे काम देने वाला तो कोई था नहीं। फिर वो अपनी अकड़ और घमंड तोड़कर लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन कहते हैं ना, जैसे को तैसा, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वह उदास होकर मुंह लटकाए वापस घर लौट आया। क्या हुआ जी? आप इतने निराश और उदास क्यों लग रहे हैं? क्या किसी ने भी मदद नहीं की? नहीं सावित्री, मेरा किया मुझ पर ही लौट रहा है, मैं जानता हूँ। पर तुम्हारी और राजू की क्या गलती है? मेरी वजह से तुम दोनों को भी भुगतना पड़ रहा है। यही बात दिल को चीर रही है। मैं तुम दोनों को भूखा नहीं देख सकता सावित्री। ये लाचारी, ये बेबसी, सब कुछ अंदर से तोड़ रहा है मुझे। मैं क्या करूं सावित्री? बताओ, मैं क्या करूं? आप इस तरह मत रोइए जी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, चुप हो जाएगी जी। आप फिक्र मत कीजिए जी, थोड़े से चावल पड़े हैं घर में, राजू का पेट तो भर ही जाएगा। हम आज ऐसे ही सो जाएंगे। इस बारिश से तो मुझे डर लग रहा है, यह तो तेज होती ही जा रही है। शाम होते होते बारिश इतनी तेज हो गई कि गांव में हर जगह पानी जमा होने लग गया। सावित्री, बाहर पानी जमा हो गया है, कहीं पानी घर में ना घुस जाए।
चलिए जी, बाहर कहीं ऊंची जगह पर चले जाएं। बाहर बिजली बहुत कड़क रही है साहब। हमारा राजू डर जाएगा। और फिर बाहर भी तो सब दूर पानी पानी हो रहा है। कहाँ जाएंगे? थोड़ी ही देर में घर में पानी घुस गया और तेजी से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये पानी तो हमारे घर में घुस आया। अब हम क्या करें? हे भगवान, हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये क्या हो गया जी? अब हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू, ओ राजू, बेटा जी, जल्दी से राजू को गोद में उठा लीजिए। कुछ करिए ना। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। हम डूब जाएंगे पिताजी। प्लीज मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए पिताजी। हाँ बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। हर लहर के साथ उनका दिल कांप रहा था। घुटनों तक आया पानी अब कमर तक पहुंच रहा था और साथ ही दोनों पति पत्नी की घबराहट और खौफ भी बढ़ता जा रहा था। उन्हें अपनी जान की नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र थी जो बेखबर डर था लग रहा इस है। तबाही से। कहीं कुछ अनर्थ दोनों ना उस हो जाए। मासूम को बचाने नहीं की सावित्री, जद्दोजहद नहीं, में लगे हुए थे। मैं राजू ये को डर, कुछ ये नहीं खौफ होने दूंगा। उनके लिए कुछ किसी भी नहीं। कयामत से कम नहीं था। मैं अभी, सुनिए जी, हाँ, जल्दी अभी इसे कीजिए। कंधों पर बिठा राजू लेता को हूँ। राजू को कंधों तुम पर फिक्र उठा मत लीजिए। करो, पानी कुछ बढ़ नहीं रहा होगा। है जी, मैं बहुत हूं ना, तेजी से बढ़ मैं रहा हूं। है। मैं तुम मुझे दोनों डर को लग कुछ रहा है। नहीं होने दूंगा। बढ़ते बढ़ते पानी अब उनके गले तक आ चुका था। हर लहर अब जैसे उन्हें निगल लेने को तैयार थी। आंखों में डर, दिलों में दहशत, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वे दोनों अब लगभग डूबने ही वाले थे और कांधे पर वो मासूम बच्चा जिसे बचाने की कोशिश में वो खुद धीरे धीरे जिंदगी से हारते जा रहे थे। हे ईश्वर, हमें बचा ले, हमें बचा ले। मैं समझ चुका हूँ। गरीबी को और गरीब की बारिश को मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मदद कर, हमारी मदद कर। अब वो पूरा परिवार पानी में पूरी तरह डूब चुका था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, बस पानी की गहराइयाँ और डूबती सांसों की आखिरी गूंज। और तभी अचानक मूलचंद की आँख खुल गई। सावित्री, सावित्री, राजू, सावित्री, राजू, कहाँ हो? जी आई। हाँ जी, क्या हुआ? हम यही हैं। आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? तुम दोनों ठीक तो हो ना? बारिश बंद हो गई? हाँ जी, बारिश बंद हो गई। आपको हुआ क्या है? कोई सपना देखा है क्या आपने? हाँ सावित्री, बस यूं समझो कि गरीबी जीकर आ रहा हूं। ईश्वर ने मुझे यह नया जीवन दिया है। इस एक सपने ने मेरी आंखें खोल दी सावित्र। फिर मूलचंद ने उसी दिन अपनी आधी जमीनें बेचकर गांव के सभी गरीब घरों की मरम्मत करवा दी और सभी के घरों में बारिश के मौसम तक का राशन पानी भरवा दिया। और जब सुहाना मौसम हुआ, रिमझिम बारिश हुई, तो मूलचंद ने ढेर सारे पकोड़े बनवाकर सभी घरों में बंटवा दिए। अब गांव के सभी गरीब घर सुकून से बारिश का मजा ले रहे थे। किसी के टूटे छप्पर से अब पानी नहीं टपक रहा था। हर दिल में राहत का एहसास था। बच्चे खुशी से बारिश में नहा रहे थे। घर के सभी लोग गर्म चाय के साथ पकोड़े का मजा ले रहे थे और घर के बुजुर्ग दरवाजे के पास बैठकर बरसात की उस मिठास को जी रहे थे जिसका सपना उन्होंने सालों से देखा था। मूलचंद को बारिश का अब एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था, जैसे हर बूंद उसके दिल की कोई पुरानी परत धो रही हो। भीगी मिट्टी की खुशबू में उसे एक अजीब सी शांति मिल रही थी। उस दर्द भरे एहसास के बाद जैसे कोई नरम सा साया उसे छू गया हो। वो चुप था, मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ कह रहा था। बारिश के साथ बहता हुआ हर जज्बात
साफ महसूस कर रहा था। दोस्तों, अगर हमारी कहानियों ने आपके चेहरे पर मुस्कान ला दी और अगर इन किरदारों ने आपके दिल को छू लिया हो तो बस हमें एक छोटा सा तोहफा दे दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाकर। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें और भी प्यारी कहानियाँ बनाने की ताकत देता है। और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें। धन्यवाद।